गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट रिलेटेड है और उसके अलावा आज की क्लास में हम दो क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज के जो न्यूज़ है वो है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। जो भूटान है उसके अंदर जो है फॉरेक्स क्राइसिस जो है वो आ चुका है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, जो अपना इम्पोर्ट है उसको बैन कर दिया है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। Bhutan, the South Asian nation that is perhaps best known for its philosophy of promoting gross national happiness over gross domestic product। ठीक है, इनका क्या कहते हैं, आप जब इकोनॉमी पढ़ते हो तो अब आप वहाँ पे देखते हो कि इसका जो है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स आता है और उसमें जो भूटान का रैंक है वो काफ़ी अच्छा है और वो जो अपना ध्यान है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा देता है रादर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ। इज फेसिंग इकोनॉमिक हेडविंड्स विद द पॉपुलेशन फ्यूअर देन, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 8 लाख के आसपास है। लेकिन जब कोविड-19 आया था उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। ये अपना ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने उसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, और जो इनका जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर रिलाई करते हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था उस पॉइंट पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जीरो लॉकडाउन पॉलिसी अपनाई थी, जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत क्या किया जाता है कि बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाता है और फॉरेन से किसी को भी देश के अंदर आने नहीं दिया जाता और ना ही देश से किसी को बाहर जाने दिया जाता है। तो क्योंकि इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी तो उस वजह से क्या हुआ कि इनकी जो डेथ्स थी वो तो हालांकि कम हुई, लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि जो इनके देश की जो जीडीपी थी वो बहुत डाउन चली गई या उससे उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो सारे बिजनेसेस वगैरह थे वो सारे बंद थे, जिस वजह से क्या हुआ इनकी जो जीडीपी थी वो डाउन चली गई, क्योंकि बाहर से इनको कोई इम्पोर्ट नहीं, बाहर से ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे और जो इनको जो पैसा आता था टूरिज्म की वजह से वो भी नहीं आ रहा था क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ था। और जब धीरे धीरे कोविड के बाद जो है इन्होंने अपना ये जो लॉकडाउन वगैरह इसको हटाना शुरू किया, उसके बाद से क्या देखा जा रहा है कि जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। तो आपने जैसा कि पिछली न्यूज़ में हमने कवर किया है कि श्रीलंका में जो है ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आ चुका है और पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान में फ्लड्स वगैरह आ गए हैं जिस वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और उसके अलावा वहाँ पे और बहुत से जो रीजंस हैं जिस वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। तो उसी एंट्री में एक लेटेस्ट एंट्री और हो चुकी है, वो है भूटान की। ठीक है, इट वॉज स्पेकुलेटेड अर्लियर दिस मंथ दैट द इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स वुड बी डिस्करेज्ड। अब भूटान इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स जो हैं उनको इम्पोर्ट करने के लिए डिस्करेज कर रहा है अपने नागरिकों को, एंड इवन रिस्ट्रिक्टेड, और कुछ जो ट्रेड डेफिसिट जो कॉज कर रहे थे कुछ ऐसी आइटम्स उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। एंड प्रोटेक्ट द डिप्लीटिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व, जो करेंसी इसका जो हर एक कंट्री का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है ना उसको डिप्लीट करने की, वो डिप्लीट ना हो उसके लिए ये प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है वो ले रहा है। तो जो भूटान की जो करेंसी है उसको NU से डिनोट किया जाता है। ये इसकी जो करेंसी है, मान लो अगर एक भूटानीज ये NU है, ये 1 इंडियन रुपी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम मतलब ये दोनों आपस में इक्वल चलते हैं, जैसे इंडियन रुपी जो है वो 70 इंडियन रुपीज, ऑलमोस्ट 70 इंडियन रुपीज जो है $1 के इक्वल है। उसी तरीके से जो एक भूटानीज जो NU है, नेगुलरम कहते हैं उसको, इनकी जो वो है करेंसी है ना उसको नेगुलरम कहते हैं। तो ये मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ये जो है एक भूटानीज नेगुलरम जो है 1 इंडियन रुपी के इक्वल है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि इन्होंने जो है पिछले साल 2021 में जो इन्होंने इंपोर्ट करवाया था, मतलब फॉरेन से जो भी इंपोर्ट करवाया था वो था इनका 90.22 नेगुलरम। ठीक है, ये था 2021 में, और अगर उससे पिछले साल देखें तो इन्होंने इंपोर्ट करवाया था 66.63 बिलियन नेगुलरम। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो था दोनों के बीच का जो डिफरेंस ये आपका बन जाता है ऑलमोस्ट 32 बिलियन के आसपास। तो इस वजह से क्या हुआ, और उससे पिछले साल का जो इनका जो ट्रेड डेफिसिट था वो इनका बन रहा था 18 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कितना आप इंपोर्ट करवाते हो और उसके कंपैरिजन में कितना आप एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो वो जो ट्रेड डेफिसिट था वो था आपका
पिछले साल था आपका 92 बिलियन का, और जो इस बार उससे पिछले साल था 18 बिलियन का, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि ये ऑलमोस्ट डबल, लगातार जो है ये डबल होता जा रहा था। और इस साल का जो ट्रेड डेफिसिट था वो ऑलरेडी पहले 6 मंथ्स में ही ये जो था पिछले साल जितना भी इन्होंने इंपोर्ट करवाया था वो अब शुरू 2020 के शुरुआती 6 मंथ्स में ही उतना ऑलमोस्ट, मान लो इन्होंने पिछले साल इतना इंपोर्ट करवाया था 90 बिलियन, ठीक है। तो ये सारे साल में इन्होंने पिछली बार 2021 में 90 बिलियन का इंपोर्ट करवाया। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2022 में 90 बिलियन तक का जो इंपोर्ट था ये पहले 6 महीनों में ही हो गया, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि इनका जो फॉरेक्स, अब मान लो बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करवाना होता है तो वो डॉलर में करवाना होता है, ठीक है। और कोई भी कंट्री होती है वो अपना जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें डॉलर को रखती है। लेकिन ये जो भूटान है, क्योंकि इंडिया के साथ भी ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये डॉलर और इंडियन रुपी जो है दोनों को अपने उसमें रखती है, फॉरेक्स रिजर्व में रखती है। और वो जो इसका फॉरेक्स रिजर्व था वो लगातार डेफिसिट होता जा रहा था। डेफिसिट होने का मतलब ये होता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लीट होता जा रहा है, या फिर डेफिसिट होने का एक मतलब और ये होता है कि आप जो इंपोर्ट है वो ज्यादा करवा रहे हो और जो एक्सपोर्ट है वो कम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे उस वजह से क्या होगा कि आपके जो फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व होगा उसमें डॉलर ज्यादा आएगा, और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो उस वजह से क्या होगा कि आपके फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर है वो ज्यादा जाएगा, ठीक है। मतलब आपका डॉलर जो है वो कम होगा जो आपके फॉरेक्स रिजर्व में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंट्री ही सेड रियली नीडेड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ ट्रेड डेफिसिट टू फिक्स द बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो इन्होंने बोला है कि इनको जो अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि वो जो अपना जो मेन आइटम्स थी इन्होंने उसको इंपोर्ट करवा उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व हैज डिक्लाइन, उनका कितना डिक्लाइन हो चुका था, दिसंबर 2021 तक आते आते उनका जो फॉरेक्स रिजर्व था वो पहुंच चुका था 970 मिलियन तक। यही अगर अप्रैल में उसका कंपैरिजन करें, अप्रैल 2021 में, तब उनका हुआ करता था फॉरेक्स रिजर्व 1.46 बिलियन, ठीक है। तो वो दिसंबर में आते आते आप देख सकते हो कि कितना कम रह गया था। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटी के करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरीके से है कि जो भूटान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें स्पेशली मेंशन्ड है कि आपका जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स तक का जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 970 मिलियन इनका जो फॉरेक्स रिजर्व रह चुका है ये ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का ही बचा है इनके पास, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। अब इसी वजह से ये जो अपना इंपोर्ट्स वगैरह है उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। तो आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, फिर उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि अब दोनों का कंपैरिजन देखो, इंडिया में क्या होता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है कि इंडिया को अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसके बारे में क्योंकि हम पढ़ते नहीं है तो इस वजह से हमें ये पता ही नहीं होता कि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है किसी कंट्री को मेंटेन रखना होता है या फिर नहीं रखना होता है, या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की बात कही गई है या फिर नहीं कही गई। अब इसके ऊपर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, फिर उसके बाद ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, या फिर कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। तो उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा लिखा गया है कि उसको जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन जो भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेशली मेंशन है कि उसको अपना एटलीस्ट 12 मंथ्स का जो है जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है दो क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। अब जो किसी भी देश की जो जीडीपी होती है ना वो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो कितने जो है व्हीकल्स जो है उसको इंपोर्ट करवा रहा है या एक्सपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। तो भूटान ने जो है पिछले जून के महीने में ऑलमोस्ट 8000 जो व्हीकल्स हैं उसको इंपोर्ट करवाया था। That was one of the main contributing factor of the depletion of reserve, ठीक है। तो इस वजह से अब भूटान क्या कर रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके के जो व्हीकल्स जो हैं उनको इंपोर्ट करवाने से मना कर दिया है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स को मना किया है, ठीक है। जो सॉरी डोमेस्टिक व्हीकल्स को मना किया है, लेकिन जो मेन व्हीकल्स हैं जैसे आपके ये हो गए क्या कहते हैं जो व्हीकल्स जो हैं जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं या फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं या फिर ऐसे व्हीकल्स जैसे क्रेन्स वगैरह हो गई, ठीक है, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट पे फिलहाल उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी बैन नहीं लगाया है।
अब देखते हैं प्राइस हाइक और फूड सिक्योरिटी कंसर्न। अब क्योंकि ये जो भूटान है, मैंने आपको बताया कि इंडिया से बहुत सी चीजें जो है इंपोर्ट करवाता है, जिसमें से वीट भी एक आइटम है। तो भूटान क्या करता था, भारत से बहुत ज्यादा अमाउंट में वीट जो है वो इंपोर्ट करवाया करता था। लेकिन ये जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रही है, उस वजह से क्या हुआ था कि जो ऑयल और जो ग्रेन के प्राइसेस है ये काफी इंक्रीज कर गए थे, जिस वजह से क्या हो गया था कि इंडिया ने कह दिया था कि वो जो है वीट को जो है इंपोर्ट करवाना बंद कर देगा। ठीक है, उसके ऊपर जो भूटान है जो है उसने क्वेश्चन किया था कि क्या आप हमें भी जो है जो वीट इंपोर्ट है क्या आप हमें भी नहीं करोगे। तो उसके ऊपर जो इंडिया है उसने बोला था कि नहीं, आप हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें आते हो, तो जिस वजह से जो आपको जो है किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है वीट इंपोर्ट जो है हम जिस तरीके से पहले करवाया करते थे उसी तरीके से आपको जो है वीट इंपोर्ट करवाया जाएगा। Strengthening dollar and falling Indian rupee, which Bhutan's Negultrum currency is pegged, is also lagging to higher import cost according to expert. अब जो भूटान की जो करेंसी है वो इंडियन रुपी के साथ पैक्ड है। ठीक है, इंडियन रुपीज के साथ पैक्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर जो इंडियन रुपी है, मान लो एक रुपी है वो इक्वल टू है 1 नेगुल्ट्रम के। ठीक है, जो भूटानीज करेंसी है, फिलहाल ये इतना चल रहा है, वैसे ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जनरली जो इंडियन रुपी है उसको हायर माना जाता है, ये जो भूटानीज ये जो रुपी है या नेगुल्ट्रम है, ठीक है, तो उसको हायर माना जाता है। लेकिन फिलहाल अभी करंट पोजीशन जो चल रही है 1 इंडियन रुपीज 1 नेगुल्ट्रम। ठीक है, तो ये दोनों पैक्ड है। पैक्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर जो इंडियन रुपी है उसकी जो वो गिरेगी, ठीक है, डॉलर के कंपेरिजन में अगर इंडियन रुपी गिरेगी तो ये जो भूटानीज नेगुल्ट्रम होगा वो भी उसी रेशियो में गिरेगा। ठीक है, और अगर इंडियन रुपी जो है वो एप्रिशिएट होगी, मतलब वो बढ़ेगी, तो उसी के कंपैरिजन में ये जो नेगुल्ट्रम होगा वो भी एप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो इसको डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। दैट इज फार फ्रॉम आइडल फॉर अ कंट्री दैट इज हैवी रिलायंट ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब जैसे भूटान जैसी कंट्री है जो बहुत से प्रोडक्ट्स के लिए फॉरेन पे रिलाई करती है, तो जिस वजह से क्या होता है कि इसको जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है उसको काफी जो मेंटेन करके रखने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इंडिया ऑन व्हीट एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज द वरीज फॉर द राइज इन लोकल प्राइसेस। अब क्योंकि उनको लग रहा था कि जो इंडिया है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट्स, तब उनकी जो टेंशन थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उस वजह से क्या होगा कि जो लोकल प्राइसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब जब लोकल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो जीडीपी होती है वो और डाउन आती है। ठीक है, जीडीपी डाउन आने का रीजन एक इन्फ्लेशन भी होता है। लोकल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी तो उस वजह से क्या होगा कि जो आपकी जीडीपी होगी वो डाउन आएगी। उसके अलावा ये दो सेक्टर्स जो हैं जिस पे हैविली रिलाई करता है जो आपका भूटान है, एक है आपका हाइड्रो पावर, क्योंकि वहां पे बहुत सी नदियां बहती हैं तो वो क्या करते हैं, उससे पावर जनरेट करते हैं। दूसरा है टूरिज्म। अब जब मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था, जिस वजह से ये जो टूरिज्म सेक्टर था ये बिल्कुल डेड हो चुका था। ठीक है, और उसी वजह से क्या हो रहा था कि आपका ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है ये भी जो कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स जो थे कुछ ऑपरेशनल थे, कुछ ऑपरेशनल नहीं थे। तो इनका जो मेन जो इनकी जो इनकम आती है वो आती है हाइड्रो पावर प्लांट से और टूरिज्म से। अब क्योंकि ये जो दोनों सेक्टर्स जो थे इसको बंद कर दिया गया था, जिस वजह से क्या हुआ कि इनका जो फॉरेक्स रिजर्व था वो एक रीजन ये भी था इनके फॉरेक्स रिजर्व के डिक्लाइन होने का। ठीक है, क्योंकि ये टूरिज्म नहीं आ रहा था तो इनके पास कोई इनकम नहीं आ रही थी, और जो पावर प्लांट्स थे वहां पे जो पावर ही नहीं जनरेट हो रही थी, जिस वजह से ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा ये जो अपना ऑलमोस्ट 50 से 60% तक का जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो एक्सपोर्ट है वो कर देते हैं इंडिया को। तो इंडिया जो है उनसे मतलब इंडिया जो है इसके लिए काफी फायदेमंद है, या काफी इनका फ्रेंडली एज ए फ्रेंडली कंट्री इनके लिए काम करता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था, जिस वजह से क्या हो गया कि इनका जो डेप्थ था, एक्सटर्नल डेप्थ था, वो बढ़ के 3.2 बिलियन चला गया, जो कि पिछले साल तक हुआ करता था 2.7 बिलियन। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो इनका फॉरेक्स रिजर्व था वो काफी डाउन चला गया था। अब देखते हैं कि रोल ऑफ इंडिया एंड चाइना। सॉरी, मैंने आपको 50% बताया था, उसकी जो 70% जो एनर्जी है वो इंडिया जितनी वो जनरेट करता है उसकी जो 70% जो एनर्जी है वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो भूटान एक इकलौती कंट्री थी जिन्होंने जब चाइना ने जो BRI शुरू किया था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो भूटान एक इकलौती कंट्री थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये इंडिया नहीं चाहता था कि बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है चाइना द्वारा जो करवाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, और जो भूटान है वो क्योंकि इंडिया की जो फ्रेंडली कंट्री है, जिस वजह से भूटान ने भी इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया।
तो जिस वजह से क्या हुआ कि अब क्योंकि भूटान जो है वो उसमें क्राइसिस में है, तो ऐसा जो है हो सकता है कि जो चाइना है उसको कोई फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा दे, और जिस वजह से भूटान जो है उसके डेप्ट में आ जाए, चाइना के डेप्ट में आ जाए, और जिस वजह से क्या हो सकता है कि जो इंडिया और जो भूटान के जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे खराब हो सकते हैं। तो उस वजह उसका जो फायदा है, जो भूटान में जो क्राइसिस चल रहा है उसका जो फायदा है वो चाइना उठा सकता है। ठीक है, ये भूटान की आप देख सकते हो क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल पोजीशन देख सकते हो कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, एक तरफ से ये इंडिया से घिरी हुई है, दूसरी तरफ से ये चाइना से। ठीक है, और किसी कंट्री की जो बाउंड्री है इसके साथ टच नहीं करती है। अब क्योंकि इसमें जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो जिसका फायदा जो है चाइना उठा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो लेकिन जो भूटान है उसके ये है प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना है कि जो भूटान जो है वो स्पेशल रिलेशनशिप जो है इसके इंडिया के साथ शेयर करता है, जिस वजह से जो है, और इंडिया भी क्योंकि भूटान की हेल्प करता रहता है, क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी चीज़ें जो है भूटान से इंपोर्ट करवाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो भूटान जो है चाइना के कंपैरिजन में इंडिया पे ज़्यादा रिलाई करता है। हालांकि करंट पोजीशन तो यही चल रही है, लेकिन फ्यूचर में अगर ये भूटान में जो क्राइसिस है वो बना रहा, तो फ्यूचर में चाइना जो है इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो उठा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो भूटान के बारे में थी कि किस तरीके से वहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे आपके पॉलिटी से रिलेटेड वो मैंने आपको करवा दिए, और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।